हेलो हाय एवरीवन वेलकम बैक। सो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 4 में हमारा टॉपिक है अनलॉफुल वॉइड एग्रीमेंट्स एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप लोग मेरी ये सारी वीडियोस देख रहे हैं तो मॉड्यूल 3 के अंदर हमने कुछ बात की थी कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में और मैंने आपको बताया था कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो आ गया ये समझ लेना यहाँ पे क्या होते हैं ये। बहुत ही इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वॉइड अग्रीमेंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया था कि भाई जो एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं होते वो होते हैं हमारे वॉइड अग्रीमेंट। कभी सुना है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? नहीं सुना होगा। पता है क्यों? क्योंकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। वॉइड अग्रीमेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि भाई वो एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेंगे? सो कहलाएंगे वॉइड अग्रीमेंट्स। ठीक है। सो ऊपर डेफिनेशन आप लोगों ने सबने पढ़ी हुई है क्या होती है। सेक्शन 2G जो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं वो होते हैं वॉइड अग्रीमेंट्स। अब कुछ टाइप ऑफ वॉइड अग्रीमेंट्स यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं जैसे कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज सेक्शन 26। इसमें ये बताया गया है कि आप किसी के साथ अग्रीमेंट कर रहे हो भाई तू किसी से शादी नहीं करेगा। सो ये कोई चीज नहीं होती है। शादी तो ऐसा लड्डू है जो सबको खाना चाहिए। सो इसलिए आप किसी को रोक नहीं सकते। तो अगर कोई ऐसा अग्रीमेंट करेगा तो वो कहलाएगा बिल्कुल वॉइड। ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है ये जो रिस्ट्रेंट होता है वो कंप्लीट नहीं होता, पार्शियल होता है। पार्शियल इन दी सेंस मैं कहूँ कि तू सिर्फ इस इंसान से शादी नहीं करेगी बाकी किसी से भी कर ले। सो अगर वो पार्शियल रिस्ट्रेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो कंप्लीट रिस्ट्रेंट है तो वो कहलाता है वॉइड अग्रीमेंट। ठीक है। सो एनी अग्रीमेंट दैट रिस्ट्रेन्स अ पर्सन ऑफ लीगल एज फ्रॉम मैरिंग इज वॉइड। सिंपल। अप्लाइज टू बोथ पार्शियल एंड कंप्लीट। बट पार्शियल में अगर किसी एक इंसान के साथ हो रहा है तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मम्मी पापा जो लगा देते हैं जो इन रिलेशनशिप है। ठीक है। एक्सेप्शन, अग्रीमेंट इन माइनर मे नॉट बी वॉइड सिंस दे कैन नॉट मैरी लीगली। ये तो सिंपल सी बात है। केस लॉलियो वर्सेस पियर्स, इसमें क्या था? अ मैन promised not to marry someone anyone else। सो सॉरी, इसने बोला कि यहाँ पर कोई आदमी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वो किसी से शादी नहीं करेगा तो वो अग्रीमेंट वॉइड हो गया। बट अगर आपके मम्मी पापा कह रहे हैं इससे मत कर बाकी किसी से भी कर ले, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने आपस में कोई अग्रीमेंट किया था जो वॉइड हो गया। ये एक रिलेशनशिप वाली बात है और एक पार्शियल रिस्ट्रेंट है। पार्शियल भी नहीं है, मतलब ये रिलेशनशिप की बात है तो आप इसको उस चीज के अंदर काउंट नहीं कर सकते। बट अगर कोई बाहर का इंसान आपके ऊपर ऐसा कोई रिस्ट्रेंट लगाता है चाहे वो पार्शियल है चाहे वो कंप्लीट है तो वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। ओके। सेक्शन 26। अब सेक्शन 27 कहता है अग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अब आपको कोई कह रहा है कि तू ट्रेड नहीं कर सकता, अगर ऐसा कोई रिस्ट्रेंट आपके ऊपर लगाया जाता है सो वो क्या होता है? वो कहलाता है वॉइड। ठीक। सो एनी एग्रीमेंट दैट रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन ट्रेड और बिजनेस, मतलब आपको कोई लॉफुल प्रोफेशन करने से रोका जा रहा है, कोई ट्रेड करने से रोका जा रहा है या फिर कोई बिजनेस करने से रोका जा रहा है, उसे बोलते हैं वॉइड। वॉइड अग्रीमेंट। पार्शियल रिस्ट्रेंट भी वॉइड होता है, अलाउड नहीं है। एक्सेप्शन, सेल ऑफ गुडविल, पार्टनरशिप एक्ट प्रोविजंस। सो सेल ऑफ गुडविल में क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। सपोज करो उसने रीजनेबल, जैसे क्या होता है कभी कभी अगर मैंने ही आपको अपना गुडविल सेल का क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा बिट्टू टिक्की वाला का नाम, मैकडोनल्ड्स का नाम। सो मैं कहूँ तू किसी भी जगह खोल बट ये मेरे वाले एरिया में खोल मत खोल, मैंने तुझे अपना गुडविल दे दिया है तो मेरे नाम से खोल ले बट ये मेरे एरिया में नहीं, क्योंकि मेरी दुकान बहुत अच्छी चलती है एंड आई डोंट वांट कि तू मेरी एरिया में ही आके करने लग जाए ये काम और मेरा धंधा ठप हो जाए, क्योंकि लोगों को तो लगेगा मैं भी वही हूँ तू भी वही है, सो मेरे को पैसों का प्रॉब्लम हो जाएगा। सो तू कहीं भी कर। सो दैट इज अ पार्शियल थिंग, है ना। पार्शियल। पार्शियल आप इसको वो वाला पार्शियल नहीं बोल सकते, इसको आप एक रिस्ट्रिक्शन लगाना बोल सकते हो। सो ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जो कि अलाउड है, एक्सेप्शन में काउंट होती है। जैसे मैंने आपको वहां पे बोला कि मम्मी पापा ने बोला कि इस लड़की से शादी मत कर, तो एक रिस्ट्रिक्शन है वो, है ना। ये वर्ड दे देते हैं, इसे बेटर साउंड कर रहा है। सो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर एक प्रोविजन होता है नॉन कम्पीट ड्यूरिंग आफ्टर डिसोल्यूशन, है ना, कि तू भाई मेरे ही उसमें काम नहीं खोलेगा जब अगर मान लो हम डिसॉल्व कर देते हैं तो ये चीज। तो इसमें केस लॉ क्या है? मधब चंदर वर्सेस राज चूमर, इसमें क्या था? एग्रीमेंट नॉट टू compete विद इन द सिटी लिमिट्स वाज हेल्ड वॉइड, है ना। आप छोटा मोटा कर सकते हो बट ऐसे बड़ा बड़ा नहीं कर सकते हो। बड़ा छोटी मोटी रिस्ट्रिक्शन समझ में आती है यार इस एरिया में मत कर बाकी कहीं भी कर ले, इस गली में मत कर बाकी कहीं भी कर ले, बट आपको पूरी सिटी में ही नहीं करेगा सो वो ठीक नहीं है, तो वो बाद में वॉइड कहा गया था। ठीक। आगे बढ़ते हैं। वॉइड अग्रीमेंट्स में नेक्स्ट अगला वाला कौन सा है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। आप किसी को नहीं रोक सकते अगर वो करना चाह जाने से कहीं पे भी लीगल प्रोसीडिंग में या कहीं पे भी किसी पे भी केस करने से, यू कांट स्टॉप एनीवन। सो एग्रीमेंट दैट रिस्ट्रिक्ट अ पार्टी फ्रॉम इन्फोर्सिंग लीगल राइट्स थ्रू यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग्स आर वॉइड। आप नहीं रोक सकते किसी को अपने लीगल राइट्स का इस्तेमाल करने से, प्रोसीडिंग्स में जाने से, प्रोसीडिंग किसी पे करने पे, मतलब किसी पे केस करने से आप नहीं रोक सकते। टाइप्स प्रिवेंटिंग पार्टी फ्रॉम गोइंग कोर्ट, वही मैंने आपको ऊपर बता दिया। लिमिटेड लिमिटिंग टाइम
टू ब्रिंग अ लीगल एक्शन लेस देन व्हाट इज प्रोवाइडेड अंडर द लिमिटेशन एक्ट, उसके अलावा आप नहीं रोक सकते किसी को। केदारनाथ वर्सेस अयोध्या दत्त, इसमें क्या था, क्लॉज आउटसाइड आउटस्टिंग जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट हेल्ड वॉइड, मतलब यू कांट, मतलब आप ऐसे खुद से नहीं लगा सकते कि तू इस जुरिस्डिक्शन में नहीं जाएगा, तू यहाँ केस नहीं कर सकता। अगर वो उस पर्सन उस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में आता है तो ही हैज दैट राइट, वो कहीं पे भी कर सकता है। नेक्स्ट, अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। अब क्या है ये वेजरिंग अग्रीमेंट्स जो होते हैं, वहाँ बेसिकली वेजरिंग अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, जो डिपेंड करते हैं, सट्टे वाले इवेंट्स लगा लो आप, अनसर्टेन होते हैं, पता ही नहीं क्या होने वाला है ना, उस चीज के ऊपर बेस होते हैं। अ वेजरिंग अग्रीमेंट इज वन वेयर टू पार्टीज अग्री दैट मनी विल बी पेड ऑन द आउटकम ऑफ अनसर्टेन इवेंट हैपन, मतलब कि अगर ये होगा, बारिश होगी तो मैं दूंगा, तब मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, है ना। अनसर्टेन इवेंट होते हैं, कोई रियल इंटरेस्ट नहीं होता एक्सेप्ट मनी, इसके अंदर म्यूचुअल चांसेस होते हैं गेन और लॉस के, बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती, घोड़ा जीत भी सकता है, घोड़ा नहीं भी जीत सकता, वही वाली कहानी। इफेक्ट वेजरिंग अग्रीमेंट्स जो होते हैं वो वॉइड होते हैं बट नॉट इलीगल, बहुत सारी जगहों पे वो इलीगल नहीं है, जैसे महाराष्ट्र गुजरात इन जगहों पे नहीं है। केस लॉ, कार्लल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड, इसमें क्या था, नॉट अ वेजर एज रियल इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट। सो बेसिकली यहाँ पर इस केस के अंदर आप लोगों ने क्लास के अंदर पढ़ा होगा, यहाँ पर ये कहा गया था कि भाई आप ये दवाई ले लो, आप उसके बाद ठीक हो जाओगे, आपके खांसी जुकाम बिल्कुल सब सही हो जाएंगे। सो यहाँ पर बेसिकली क्या था, एक इंटेंशन थी कि आप सामने वाला बंदा सही हो जाए, है ना। आप कोई सट्टेबाजी नहीं कर रहे, कि कोई अनसर्टेन इवेंट नहीं था इस चीज के अंदर, कोई तो वेजर वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये सिंपल सी बात थी कि इंटेंशन थी कि मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आऊँ और तू मेरा प्रोडक्ट यूज करें, और तू उससे अगर सही हो जाता तो वेल एंड गुड। सो यहाँ पर बात आई थी क्या ये वेजर कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये वेजर, इसमें कोई वेजर वाली बात थी ही नहीं, बाद में आया। अनलॉफुल अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, तो सेक्शन 23 बात करता है अनलॉफुल अग्रीमेंट्स के बारे में। सो द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट इज अनलॉफुल, जब कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो अग्रीमेंट का होता है वो अनलॉफुल होता है, लॉस के द्वारा फॉरबिडन होता है, उसे बोलते हैं अनलॉफुल अग्रीमेंट्स। डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, है ना, खराब कर देता है, फ्रॉड से आता है, इंजरी देता है पर्सन को, प्रॉपर्टी को, इमोरल तरीके से पब्लिक पॉलिसी खराब करने की कोशिश करता है, ये सारे अग्रीमेंट्स वॉइड अब इनिशियो होते हैं। वॉइड अब इनिशियो का मतलब होता है बिगिनिंग से, शुरुआत से ही वॉइड होते हैं, ठीक। सो एग्जाम्पल ऑफ अनलॉफुल अग्रीमेंट्स क्या है, जैसे कि ब्राइब अ पब्लिक सर्वेंट, शुरू से ही स्मगल गुड करना, है ना, मेंटेन समवन इन इमोरल लाइफ, कुछ तो ये सब चीजें जो होती हैं, कुछ अडल्ट्री से रिलेटेड करना, ये सब कुछ ही अनलॉफुल है, अलाउड नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 से लेके 36 तक, इसके अंदर बात है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होते हैं। कहीं ना कहीं दे आर लाइक अ वेजर, बट इट्स लाइक वेजर जैसे अनसर्टेनिटी होती है, सेम यहाँ पे भी होती है, बट यहाँ पर बात ये होती है कि ये चीज होगी या नहीं होगी, उसी चीज पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉपर अच्छे तरीके से होते हैं, है ना। जैसे आप कह सकते हो जैसे शिप आएगी तभी मैं पैसे दूंगा तुझे, है ना। अगर तूने मेरे को, सपोज मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम ना मुझे केटरिंग सर्विस दे दो, मेरे को 50 लोग का खाना बना के दे देना। अब अगर मान लो कि तुम मुझे वो चीज़ प्रोवाइड ही नहीं करो, तो मैं तुम्हें काहे बात के पैसे दूं। अगर वो चीज़ तुम मुझे करके दोगे तो ही मैं तुम्हें पैसे दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे इतनी अनसर्टिनिटी दिखाई थी कि पता नहीं मैं हूँ नहीं हूँ, उस दिन आई डोंट नो अबाउट इट, मैंने कहा चलो मैं खुद कर लूंगी, बट डू लेट मी नो अबाउट इट, और अगर तुम कर दोगे तो ना आई विल गिव यू द मनी, ठीक। तो की फीचर्स ये होते हैं, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट होता है, दैट इवेंट मस्ट बी कोलेटरल एक्सटर्नल टू द कॉन्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी इन्फोर्स अंटिल द इवेंट ऑकर्स, जब तक नहीं हो जाता है। यूजुअली इसके अंदर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो मैंने आपको केटरिंग का एग्जांपल दिया, दैट इज फॉर द फ्यूचर वाली बात बताने के लिए। सो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है कि ए अग्रीज टू पे बी, कि हाँ मैं तुझे 10,000 दूंगा अगर शिप टाइम पे आ गई, तो टाइम पे आई। अब सपोज 2 बजे पहुंचना है, अब 2:05 पे भी नहीं पहुंची हूँ, 2:05 तक नहीं पहुंची, तो ठीक है नहीं मिलेगा, टाइम 2 बजे का था, 2 बजे नहीं आई है, सो खत्म, है ना। ऐसे एग्जाम्पल है ये सिर्फ। बी अग्रीज टू बाय गुड्स इफ द मार्केट प्राइस फॉल्स, अगर फॉल होगा तो ही खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा। कंटीजेंट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर, बट वेजरिंग में यू आर मेकिंग दैट सट्टा ऑन इट, है ना, सट्टा डाल रहे हो आप एक तरीके से, बट यहाँ कोई सट्टेबाजी नहीं है, तुम प्रॉपर कंडीशन रख रहे हो, नॉट अ प्रॉपर वेजर, वेजर वेजर नहीं होता है, ठीक। अब रूल्स रिगार्डिंग कुछ रूल्स होते हैं कि इवेंट होगा तो इन्फोर्सिएबल है, इवेंट नहीं होगा तो वो वॉइड हो जाता है, इवेंट इम्पॉसिबल हो गया तब भी वो वॉइड हो जाता है, इवेंट मस्ट नॉट हैपन नेगेटिव कंडीशन में है तो भी क्या रहता है, इफ इवेंट बिकम इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सिएबल।
इट मस्ट नॉट हैपन। अरे कुछ जगहें पे क्या होता है, वो ऐसा होता है कि अगर बारिश नहीं हुई तभी मैं करूंगा ये, है ना, तभी होगा ये चीज, तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल है। अगर मान लो इन्फोर्सिएबल होगा ना इस सिचुएशन में, अगर बारिश नहीं हुई तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक। सो एन पुन्नास्वामी वर्सेस मुदराई, अग्रीमेंट्स डिपेंडिंग ऑन इलेक्शन रिजल्ट। तो अब वो डिपेंड करता है इलेक्शन रिजल्ट पे, अगर वो होंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा तभी भैया तुम लड्डू बना के लाना, नहीं तो मत लाना इस सिचुएशन में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी टॉपिक था, अगर नहीं भी समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, हम दोबारा से समझेंगे, दोबारा वीडियो बनाएंगे और डिटेल में जाएंगे। शायद मैंने बहुत छोटे छोटे में समझाया ये सोचते हुए कि आप लोग के एग्जाम है तो मैं मेन मेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँ। बाकी अगर ज़्यादा भी समझ लोगे तो मैं सच बता रही हूँ कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है, टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं, क्योंकि मेन बात पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप खुद से केस लॉज और ज़्यादा रीड करना चाह सकते हो तो कर सकते हो, नो डाउट। बाकी ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, आई होप आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हो। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।